So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइज आई होप कि आप सब अपने कॉलेज में पहुंच गए होंगे। काफ़ी मतलब आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने पहुंच गए, कुछ लोग एमबीए और एमसीए करने पहुंच गए और कुछ लोग फार्मेसी में अभी जा रहे होंगे। तो भाई ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि अब आपने एडमिशन तो ले लिया है। अब हमें ये देखना है कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल नहीं है, कितने तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है खासकर प्रोफेशनल स्टडीज में लाइक बीटेक, आपका एमसीए और एमबीए जैसे कोर्सेज में कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप भी होती हैं या कुछ अदर स्कॉलरशिप भी होती हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अब जो गवर्नमेंट वाली होती हैं वो हर साल होती हैं और पक्का ए फिक्स होता है कि इतने बच्चों को मिलनी ही मिलनी है। प्राइवेट प्राइवेट वालों में थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, बट जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स। अभी थोड़ा हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। और गाइस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए वीडियो देख रहे हो, अगर आप बीटेक में हो, बीटेक फर्स्ट ईयर में अभी आप गए हो और आप कोई स्कॉलरशिप के लिए वीडियो देख रहे हो ना, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ए बेस्ट वीडियो है यूट्यूब की पूरे। तो चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना गुरु दक्षिणा का भी टाइम आ गया है। तो अब मैंने इतने मेहनत से पूरे काउंसलिंग में आपके लिए वीडियो बनाया और खैर मेहनत नहीं, ये तो आपका प्यार था। बट अब मैं ये चाहता हूँ, आई वांट इट कि भाई साहब अब आप जाके आपका रिव्यू दें कि एसेट टाइम बाउंड गोल नाम के चैनल से आपको कितना फ़ायदा मिला, ताकि आने वाले टाइम में जो आपके छोटे भाई हैं वो इस चैनल पे ट्रस्ट कर सके कि हाँ संदीप भैया जो वीडियो बनाते हैं ऑलमोस्ट 99.99% सही होती हैं बातें। और अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली एक कॉलेज मिल जाएगा, चाहे हमारी परसेंटाइल जितनी भी खराब ही क्यों ना हो। ओके गाइस, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा, रिव्यू कहाँ देना है तो मैं कमेंट बॉक्स में भी उसे पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से जाके आप जरूर 5 मिनट का टाइम निकाल के दे दीजिएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अभी आगे मैं आपकी अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप यहाँ पे भरवाऊंगा। तो अगर मैं बात करूँ ना मेन स्कॉलरशिप की, तो अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या अदर स्टेट से भी हैं तो भाई स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। और अगर आप यूपी वाले हो तो भाई यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है। और सबसे ज़्यादा मैं फोकस इस बात पे करता हूँ कि अगर कोई बंदा यूपी का है और यूपी में पढ़ रहा है या बाहर भी पढ़ रहा है तो उसे अगर कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए तो सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा नहीं है यूपी गवर्नमेंट ही सब कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है जो एनएसपी पोर्टल से हमें जाके अप्लाई करना होता है। मैं एक एक बार मतलब करके भी अभी दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। और साथ ही साथ एआईसीटीई भी हमें स्कॉलरशिप देती है। एआईसीटीई में दो स्कीमें चलती हैं। एक प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम चलती है जो गर्ल्स के लिए है। दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको आप एआईसीटीई में भी अप्लाई कर सकती हैं और आपका 50,000 पर ईयर आएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और दूसरा होता है सक्षम स्कॉलरशिप, ये दिव्यांगों के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो ये लोग इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अलग से भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं कुछ प्राइवेट हैं, जैसे इंडियन ऑयल एजुकेशन स्कॉलरशिप, धीरू भाई अंबानी, गूगल वेमन स्कॉलरशिप, ठीक है, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, फलाना ढिमकाना। मैं इस पे कोई बात नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं सबसे ज़्यादा अगर अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी पॉइंट पे बात करने वाला हूँ तो यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो यूपी स्कॉलरशिप के लिए पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी है कि मैं बीटेक या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए बता रहा हूँ, तो एलिजिबिलिटी है कि या तो आप 12th होने चाहिए या फिर डिप्लोमा होने चाहिए, ठीक है। और मार्क्स आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में गए हो तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% से ज़्यादा होने चाहिए और 55% से ज़्यादा होना चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और साथ ही साथ जब आप एक ही बार आपको फर्स्ट ईयर में भरना है और सेकेंड ईयर में आप बस रिन्यू करवाओगे। अब रिन्यू करवाने के लिए आपकी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मिलता है। हालांकि भर कोई भी सकता है लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पैटर्न पे हमको मिलता है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है। क्योंकि पहले होता क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद से क्या होता है,
उसका हमें एक प्रिंट आउट मिलता है, उसे हमें चेक करना पड़ता है और जाके फिर फाइनल एक एक पॉइंट चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट करने के बाद से हार्ड कॉपी ला के सारे डॉक्यूमेंट के साथ लगा के कहाँ पे इंस्टीट्यूट को हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में जमा करना पड़ता है। अब उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले फॉरवर्ड करते हैं। जैसे अगर आप AKTU में हो तो आपके कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूट वाले, मतलब DS इंस्टीट्यूट में, हर इंस्टीट्यूट में एक DSW डिपार्टमेंट होता है, डीन वेलफेयर स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक एक चीज़ वेरीफाई करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो सही है कि नहीं है, और अगर सही होगा तो उसको ये लोग फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ फॉरवर्ड करेंगे भाई साहब, आपके AKTU में फॉरवर्ड करेंगे, और AKTU फिर फॉरवर्ड करेगा आपके मतलब अलग अलग, मतलब आप जिस भी समाज कल्याण विभाग से आते होंगे, क्योंकि आपके समाज कल्याण विभाग वाले ही मतलब इन सारी चीज़ों का देख रेख करते हैं कि किसको कहाँ देना है, किसको कितना फंड दिया जा रहा है, लाइक दैट थिंग। वो तो खैर डिफरेंट चीज़ है, पर मेन चीज़ है कि आपका जो AKTU यूनिवर्सिटी है वो फॉरवर्ड करती है, या आप जिस भी NIT से IIT में पढ़ रहे हो, ये चीज़ मतलब आपको फाइनली उन्हें ही सौंपना पड़ता है हार्ड कॉपी। जब तक इंस्टीट्यूशन फॉरवर्ड नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देगी, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये एटलीस्ट आपकी इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनकम अगर आपका 2 लाख से कम है जनरल OBC या EWS कैंडिडेट के लिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, तो ही अगर आपका इनकम 2 लाख से कम है तो ही भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर SC ST है तो 2.5 लाख से कम इनकम है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट है तो भाई नहीं चलेगा। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट वैसे भी अब 3 ईयर्स के लिए वैलिड होने लगे हैं, तो अगर आपका इस साल या पिछले साल का है तो भी चल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप उसे फॉर्म भरते टाइम एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और फॉर्म भरते टाइम वेरीफाई कैसे करना होता है वो तो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। इसी चैनल पे मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी थी। दूसरा, अगर आप AKTU में एडमिशन लिए हैं और आपको FW शीट मिला हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल। आपने अगर डायरेक्ट एडमिशन लिया है या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अब दूसरा सवाल आता है कि सर क्या NBA का एग्रेडिएशन होना ज़रूरी है स्कॉलरशिप के लिए? तो भाई साहब बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूपी में ही देख लो आप, मतलब चौधरी चरण सिंह उठा लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी उठा लो, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कोई भी ब्रांच NBA से एग्रीगेटेड नहीं है, एक आध को छोड़ दे तो शायद कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके यहाँ स्कॉलरशिप आती हैं। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, ऐसे कॉलेजों में तो ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रांच NBA से एग्रीगेटेड है, ऐसा बहुत सारी ब्रांचेस नहीं भी हैं, फिर भी उसमें स्कॉलरशिप आती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे मैं लास्ट ईयर का बताऊं तो ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में आपका है, उन्होंने ये नोटिस साफ साफ निकाला था कि हम उनका फॉर्म नहीं लेंगे, वो लोग अप्लाई ना करें जो जिनका ब्रांच NBA से एग्रेडिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब जबकि JSS में मैंने देखा इस बार कि शायद वो लोग OBC और SC ST का विदाउट NBA एग्रेडिकेशन भी स्कॉलरशिप के लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा लोचा आ रहा है ना NBA से एग्रेडिकेशन नॉन एग्रेडिकेशन का, ये प्राइवेट कॉलेज में ही आ रहा है। बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, ABS के अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं मोस्टली सारे लोग अलाउ कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप स्कॉलरशिप के लिए क्या कर दो, अप्लाई कर दो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई बार इंस्टीट्यूशन से भी गलती हो जाता है कि आपने फॉर्म तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया अप्लाई कर दिया और आप बैठ के उसका स्टेटस नहीं चेक कर रहे हो कि आपका फॉर्म कहाँ पे फंसा हुआ है। और आप जब स्टेटस नहीं चेक करते हो, या क्योंकि स्टेटस में तो दिखाता है कि अभी आपका इंस्टीट्यूशन ने वेरीफाई नहीं किया, या इंस्टीट्यूशन ने वेरीफाई कर दिया तो भाई आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट पे फंसा हुआ है, या आपका फॉर्म यहाँ पे फंसा हुआ है, ये फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, या बैंक से वेरीफाइड नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम जाके चेक करनी पड़ती हैं। ऑनलाइन ही है, मतलब स्टेटस करके एक पोर्टल है, मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से चेक करना है। आपको जब भी लगे कि अरे यार बहुत दिन से यहाँ रुका हुआ है, फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन से भी कह सकते हो कि भैया अभी तक आप लोगों ने हमारा फॉर्म क्यों नहीं भेजा, क्योंकि लास्ट डेट तो दिखेगी आपको कि इतने तारीख से पहले आपका इंस्टीट्यूशन फॉरवर्ड कर ही देगा। कई बार इंस्टीट्यूशन से भी गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको पूरा मतलब इस पे भी वो करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, पैसे 60,000 आपके खाते में आएंगे, तो आपको सजग रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भर के सो गए क्या, हाँ अब गोवा जाने के लिए 60,000 रुपये मिल जाएगा, गोवा जाके एंजॉय करेंगे, तो पैसा तब मिलेगा जब आप उस पर सजग रहोगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कोटा और डायरेक्ट एडमिशन वाले अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। NBA वाला भी ऐसा ऐसा कोई मेरे हिसाब से मसला नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप इसे और अपने तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी मैंने तो देखा बहुत सारे कॉलेजों में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसा चल रहा है तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या मॉनेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। और तुम यकीन नहीं मानोगे गाइस, बहुत सारे लोग हर साल इसलिए स्कॉलरशिप नहीं भर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं। फर्स्ट ईयर में ही भरना होता है, सेकेंड ईयर में रिन्यू कराना है, थर्ड ईयर में भी रिन्यू करवाना है और फोर्थ ईयर में भी रिन्यू करवाना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ हमें रिन्यू ही करवानी है स्कॉलरशिप। अच्छा, स्कॉलरशिप पहले मैं बता देता हूँ, इतना आसान नहीं होता है, टाइम जाता है, एक आध दिन 2-4 दिन जाता है। तो इसके लिए ना बड़े बच्चे, कई लोग असकत में बच्चे क्या करते हैं ना, स्कॉलरशिप का फॉर्म छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे छोड़ो कौन भरेगा। तो ये कभी मत करना, ठीक है। कॉलेज वाले इसके लिए कई बार परेशान करते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो जो बोले ना सब लगा देना यार, पैसा तुम्हारा आ रहा है। जब खाते में पैसे आते हैं ना 70,000, तो मजे हमें आते हैं, कॉलेज वालों को थोड़े ना आते हैं। तो यार जो हो रहा हो, वो जो बोले कर देना यार, है ना। बच्चे मतलब बड़ा वो आलसी टाइप के होते हैं, मैंने इस चीज़ को बड़ा फील किया कॉलेज में, ठीक है। तो आलस मत दिखाना, क्योंकि कई जगह सिग्नेचर तुम्हें लेने पड़ेंगे, तो आलस नहीं दिखाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो पहली बात आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए, अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अभी खुलवा लीजिए, क्योंकि खाता आपके पापा के पैसे में नहीं आ सकता, पैसा आपके पापा के खाते में नहीं आ सकता है। अगर आपका खाता होगा तो फॉर्म भरा जाएगा, नहीं खाता होगा तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और वो भी आधार से लिंक्ड होना चाहिए। तीसरा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आपका एडमिशन हो रहा है, उसका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा, फीस स्लिप संभाल के रखनी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फीस दिए होगे उसी के हिसाब से पैसा आता है। मतलब एक्चुअली स्कॉलरशिप तो 4-5-6 हज़ार ही होता है, 5-10 हज़ार ही होता है, बाकी पैसे तो शुल्क प्रतिपूर्ति होता है, मतलब आपने जो फीस दिया उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो फीस स्लिप इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हॉस्टल स्लिप भी लगा देते हैं, बुक स्लिप भी लगा देते हैं, तो आप लगा सकते हो। जितना ज़्यादा फीस दिखाओगे उतना ज़्यादा पैसा आने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख मतलब 2 लाख फीस दिखा दोगे तो 2 लाख आ जाएगा, नहीं, उसका एक अपर लिमिट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जनरल वनरल को कितना आता है, जनरल ओबीसी को ऐसे ही आता है, ओबीसी को ऐसे आता है 55,000 से लेके 60,000 के आसपास यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, और बाकी एससी एसटी को 70,000 से लेके 1,10,000 के बीच में भी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि इसने मतलब कितना फीस भरा है, मतलब शुल्क प्रतिपूर्ति वाला मामला है, ठीक है। उसके बाद आपका 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी इसमें दिखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 2 लाख है अगर आप जनरल या ओबीसी हो तो, या फिर लेस देन 2.5 लाख है अगर आप एससी या एसटी हो तो। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, और डोमिसाइल इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो डोमिसाइल, आय, जात और निवास आपका होना ही चाहिए। फोटो सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है ही, गैप है तो गैप भी लगा देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एडमिशन कार्ड, हाँ एडमिशन कार्ड, एडमिशन कार्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, ये सारे कुछ ज़रूरी कागजात हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कागजात भी हमसे लगते रहते हैं, मतलब उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी। तो जब मैं फॉर्म भरूंगा ना, तो उस टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, फॉर्म भरते टाइम इसमें ये पुट करना है, इसमें पुट करना है, उसमें वो पुट करना है। तो ये बात आपको समझ के रखना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी यही यही है। पैसा कितना आता है, तो 55,000 से लेके 60,000 तक आता है, और बाकी एससी एसटी वालों के को 70,000 से लेके 1,10,000 तक आ जाता है। अच्छा, क्या सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है, तो मोस्टली सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है। किन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है? पहला, जिन लोगों ने फॉर्म गलत भरा होता है उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। दूसरा, जिन लोगों का बैंक से कुछ प्रॉब्लम होता है उनका भी कई बार स्कॉलरशिप नहीं आता है। तीसरा, अगर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई गड़बड़ी होती है, इंस्टीट्यूशन वेरीफाई नहीं करता है, तो भी नहीं आता है। और चौथा, कई बार किस्मत खराब होती है या फंड कम पड़ जाता है, तो भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है। सब कुछ सही चल रहा है, पता चला गवर्नमेंट के खाते में फंड ही कम पड़ गया, तो हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप कम आए या आए ही ना, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। यूपी 2 में तो अक्सर होता रहता है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं कि यार स्कॉलरशिप कैसे करना है। तो देखो, कुछ कॉलेज ऐसे हैं, पहली बात, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये ब्लॉक लिस्ट है, ये ब्लॉक लिस्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉलेजों को, चौधरी बुलबुल सिंह को 2015 में, ठीक है, शास्त्री नगर मेरठ में एक्सीलेंस कॉलेज था मेरठ का, इसको भी ब्लॉक किया गया था। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, बहुत सारे कॉलेजेस को, बहुत सारे फार्मेसी के कॉलेज को, ठीक है, और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को इस साल ब्लॉक किया गया है 2023 में। तो अगर आपका कॉलेज इसमें से
किसी भी कॉलेज में, मतलब इसमें से किसी भी लिस्ट में आ रहा है, अगर आपका कॉलेज इनमें से किसी कॉलेज में से है तो आपको पक्का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस बात की आप गारंटी समझिए। तो आपको एडमिशन लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना था कि कहीं आपका कॉलेज ब्लॉक लिस्ट में तो ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ से आप पहली चीज़ देख लीजिएगा। दूसरा, अप्लाई इसी हमें पोर्टल से करना होता है, हम इसी पोर्टल से करते हैं, स्टेटस यहीं से देखते हैं। अब अप्लाई कहाँ से करना है हम आपको बता देंगे। ये रजिस्ट्रेशन पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। अब हमें पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना होता है, और हम यहीं से क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होगा। ये वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो गई, तो उसे वहाँ से आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 के लिए अगर आप चाहते हैं कि भैया आप भर के दिखा दो, हमें कोई गलती नहीं करना है, आप ही बता दो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चिपका के ले जाके कॉलेज में जमा करना है, मतलब A to Z कंप्लीट आप प्रोसेस बता दो, मैं बस उसको फॉलो करना चाहता हूँ ताकि हमारी स्कॉलरशिप आ जाए, तो भाई साहब आप अगले वीडियो के लिए वेट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में इसे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत भरते हैं और स्कॉलरशिप नहीं आती है, और पहली बार नहीं आई तो दूसरी बार भी हो सकता है कि ना आए, क्योंकि इसको हम बस रिन्यू करते हैं, नया फॉर्म नहीं सेकेंड ईयर में भरा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, जो फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाएगा वो सेकेंड ईयर में चाहे तो भर सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तुम्हें भर लेना ही चाहिए। एनएसपी पोर्टल में क्या होता है ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। देखो यूपी स्कॉलरशिप में क्या होता है कि किसी, अगर आप यूपी में हैं तब तो मोस्ट प्रॉब्ली हर कॉलेज यूपी का आपके फॉर्म भरते टाइम दिखाया जाएगा, आपको आप उसे चूज करिएगा और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपी से हैं और किसी अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आई थिंक स्कॉलरशिप आती है यूपी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ओबीसी समाज कल्याण विभाग शायद नहीं देता है, ठीक है। पहले तो नहीं देता था, अभी देख लेंगे एक बार इस बार का क्या रूल रहता है। तो ओबीसी समाज कल्याण विभाग अदर स्टेट में नहीं देता था, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अदर स्टेट वालों के लिए एक ऑप्शन है, वो है स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें किसी कहीं का भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ का यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ऐसे ही अदर अदर स्टेट में बिहार, उड़ीसा, पंजाब, ये लोग भी अपने यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन ये जो स्टेट लेवल एनएसपी पोर्टल पे जाके भरा जाता है, ये जो एनएसपी पोर्टल पे जाके भरा जाता है, ये सबको मतलब ये सबके लिए है, ऑल इंडिया लेवल पे कोई सबके लिए है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, स्कीम आएगा तभी भरना पड़ेगा। जैसे मेरिट कम स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इसका स्कीम हमेशा रहता है। इसमें क्या है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स के लिए मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धा, जैन, इन सबको ये देता है, बस इन्हीं सबको बस ही देता है, बाकी लोगों को नहीं देता है। और दूसरी स्कीम क्या आती है, सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो इसमें तो खैर पैसा कम आता है, फर्स्ट ईयर में 10,000 आता है और फाइनल ईयर में 20,000 आता है, और बाकी दूसरे तीसरे ईयर में ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास आता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो ना तो आप इस पे जाओ, एनएसपी पोर्टल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाके देख लो कौन कौन सा स्कीम आया है। स्कीम्स ऑफ एनएसपी पे कंप्लीट क्लिक करो और यहाँ पे आपको सारे स्कीम्स दिख जाएंगे। अब जैसे मैं बोल रहा था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है, अभी आया नहीं है, जल्दी आएगा। इसकी गाइडलाइन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और आपको यहाँ पे दिखेगा कि मतलब कितने पैसे तक के लिए आप बंदा अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 4.5 लाख अगर किसी की इनकम है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अलग अलग स्कीम के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन फाइनल ईयर में मात्र 20,000 मिलता है, तो थोड़ा यहाँ पे कम मिलता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे हो, अगर आप AICT स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हो तो इसमें तो 8 लाख, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है 8 लाख से कम, तो 8 लाख तक वाला भी बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, ये बात ध्यान रखिएगा, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है और दिव्यांगों के लिए है, ठीक है। और इसमें अगर आप ये चाहते हो कि भैया सम अदर स्कॉलरशिप पे भी बता दो, क्योंकि कुछ मेरिट बेस पे भी स्कॉलरशिप मिलते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज मेरिट बेस पे अलग से स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब अभी नोएडा गाजियाबाद में ही बहुत सारे कॉलेज एनसीआर रीजन के जो मेरिट बेस्ड वाले स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, और बाकी ये सभी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके बारे में अगर आप जानना हो तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा, किसी के मन में ऐसा डाउट आया क्या कि सर मैं सेंट्रल भी ले लूँ, AICT भी ले लूँ और अपना स्टेट यूपी वाला भी ले लूं, क्या मैं तीनों एक साथ ले सकता हूं? कितने लोग को मन में डाउट आया? तो अगर ऐसे डाउट आ रहा है तो मैं बता देता हूं, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही ले सकते हो, चाहे आप सेंट्रल लो या यूपी लो या AICT वाला लो, है ना, सब एक साथ नहीं ले सकते हो, है ना। कोई एक चूज करके आप भरिए, सही से भरिए और आप उसको ले लीजिए। बाकी प्राइवेट में आप जितना चाहे ले सकते हो। मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप होती है आप
तीन चार चार पांच जितना चाहे ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बेसिक डिटेल था। जो जो मैंने फॉर्म बोला, जो जो मैंने बोला, ये चीज तो बनवा के ही रखो, बाकी आगे का मामला मैं देख लूंगा। मैं जब तक हूं तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट भाई रिव्यू दे देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।